हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लेके आ गए हैं फिजिक्स का चैप्टर 1। मींस आज से स्टार्ट होने वाली फिजिक्स की एक सीरीज, जिसमें हम 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जिनके मिलते जुलते पैटर्न पे 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड हो। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज में चैप्टर नंबर 1, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इसमें हम क्या समझेंगे, ये चैप्टर होता है क्या होता है मतलब। तो इस कारण हमको थोड़ा बहुत तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी थोड़ी और बता दे रहा हूँ। फिर जो भी बच्चा कुछ होगा हम क्वेश्चन में समझ लेंगे, क्वेश्चन में डिटेल में समझ लेंगे। बाकी में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि जैसे कि इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और उनके चार्जेस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं लिखा है, तो मतलब ये न्यूट्रल है, मतलब इनके ऊपर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है, ठीक है। अब पता किस चले कि किसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो जो भी एटम, फॉर एग्जांपल सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसमें है, न्यूट्रल, मतलब ये किसमें है, न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल, तो मतलब बोल सकते हैं कि आप वो न्यूट्रल है। और वहीं जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज है। अब वो नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं। उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेक करके आप बता सकते हैं कि ये इस बॉडी पे कुछ चार्ज है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम देख लेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया आपको क्या है। अब इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, तो ये जीरो, मतलब ये न्यूट्रल में, मतलब इसके ऊपर कोई 0 चार्ज है। अब वही मान लो एक ए बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक बी बॉडी है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। तो ये ए बॉडी बी को अपनी तरफ खींचेगी और बी बॉडी ए को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें ऐसा हो गया। अब वहीं आपके सी बॉडी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और डी बॉडी है, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये इसको उधर रिपल करेगा, ये इसको। तो अगर इन दोनों की डिस्टेंस की बात करें, तो इन दोनों के बीच में, इसके बीच में डिस्टेंस कम होगी और इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। भले ही सेम एटम हो, मतलब एटम सेम हो। अब मान लीजिए कोई भी एटम ले लिया, अगर वो सेम है, लेकिन अगर उनके ऊपर चार्ज अपोजिट है, एक के ऊपर पॉजिटिव है और एक के ऊपर नेगेटिव है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास में आएंगे। और वहीं सी और डी जब सेम चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। मीन्स ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब पॉजिटिव हो, मान लीजिए ई और एफ है दो, इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों सेम चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये हो गए चार्ज की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। अब आपको कुछ चीजें और पता होना चाहिए, कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कितना होता है। न्यूट्रॉन का तो पता ही 0 होता है उस पर। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। ऐसे प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। बस सेम होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज क्या लग जाता है, माइनस, और प्रोटॉन के चार्ज क्या लग जाता है, प्लस। बस इतना तो डिफरेंस होता है, बाकी दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये हो गया चार्ज के साथ। अब वहीं वेट की बात करें, ठीक है, तो इनका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 किलोग्राम। ऐसे ही प्रोटॉन का कितना होता है, और न्यूट्रॉन, इसमें 1.67, इतनी वैल्यू सफिशिएंट रहती है, इतनी आप याद कर ली, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 किलोग्राम।
ऐसे ही और फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप सोच रहे हैं इसमें न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है इसलिए नहीं लिखा, और न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है, वही 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये वेट हो गया इनका, ये इनका चार्ज हो गया। तो ये थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी ये सब होनी चाहिए, बाकी कुछ अलग नहीं, आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज अब मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते मैग्नेट है, ठीक है, एक का नॉर्थ पोल है एक का साउथ पोल है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, तो इनके बीच का रीजन जो मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट करेगा। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे। बाकी मैंने आपको चार्ज बता दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी बहुत मैंने बता दिया है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारे सामने है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, ए नेगेटिविटी चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, however an object z is attracted to object y, which of the following is the most possibility for z। देखिए हम इसको एक बार और समझेंगे लाइन वाइज, इसको लिखते हैं। ठीक है, ए नेगेटिविटी चार्ज ऑब्जेक्ट x, एक नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है x। ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक हम क्या बोला है, एक x चार्ज है नेगेटिव वाला, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रिपल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट y, मतलब y से रिपल हो रहा है। अब रिपल किस कंडीशन में होता है, जब दो सेम चार्ज हो, जैसे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो रिपल होता है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव तब रिपल होता है। अब ये नेगेटिव है तो उन्होंने बोला कि y से रिपल हो रहा है, मतलब इसका मतलब डायरेक्ट बोल दिया कि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हाउएवर एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y, मतलब एक z ऑब्जेक्ट है वो y से अट्रैक्ट हो रहा है और ये दोनों रिपल हो रहे हैं। ठीक है, Which of the following is the most possibility for Z। ठीक है, मतलब Z के ऊपर कौन सा चार्ज होगा ये पूछा है। अब जैसे कि इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यही होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव हो तभी तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन सिर्फ नेगेटिव सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है, इसके अलावा और किसी कंडीशन में ये अट्रैक्ट नहीं हो सकता है क्या? तो इसका आंसर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो गलत है। इस पे दो चीज होंगी, क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा, इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, एंड एक चीज और क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल बोथ। तो ये दोनों कंडीशन होंगी, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे पता, न्यूट्रल कैसे अट्रैक्ट करता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस वो न्यूट्रल में, न्यूट्रल मतलब अगर 3 पॉजिटिव हैं तो 3, अगर 3 नेगेटिव हैं तो 3 पॉजिटिव भी होंगे। ठीक है, वो रेंडमली अरेंज है अपने हिसाब से, लेकिन न्यूट्रल चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। अगर न्यूट्रल दिखा जाए, अगर क्यू नेट निकालें इसका तो वो कितना आएगा, 3 पॉजिटिव प्लस 3 नेगेटिव, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्यू नेट 0 है। ठीक है, क्यू नेट 0 है मतलब ये न्यूट्रल में है। ठीक है, तो न्यूट्रल चीज कैसे अट्रैक्ट हो सकती है, जैसे कि आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, जैसे ये y माइनस है, यही देख लीजिए, तो ये कुछ ऐसी चीज, मतलब जब ये आएगा ना पास में तो ये बॉडी कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी, मतलब ये ऐसे अरेंज कर लेगा कि इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे और इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे। मतलब जो रैंडमली अरेंज था ना चार्ज न्यूट्रल में था, जब ऐसे नेगेटिव बॉडी या फिर नेगेटिव ऑब्जेक्ट आएगा इसके पास, तो एक तरफ वो नेगेटिव है तो इसको क्या जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव की, तो एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव अरेंज हो जाएंगे और एक तरफ नेगेटिव, इसलिए थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगेगा। इसलिए इस केस में पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है सिर्फ, या फिर बोल सकते हो कि न्यूट्रल भी होगा, मतलब दोनों हो सकते हैं। सिर्फ अगर बोलो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, इस तरह के बोर्ड में एग्जाम इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा सोचने की आपकी जरूरत है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, और इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हैं,
जिससे आपके बोर्ड में काफ़ी मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट में आप 4 से 5 लाइन इजीली तरीके से भर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव भी लगेंगी और आपने समझा है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उसमें हमें 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा इससे डायग्राम बना के बता रहा हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन में बोला क्या है। हमको 3 ऐसे ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक जब एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, इसमें एक का चार्ज कितना है +3, दूसरे का +5e, तीसरे का -3। ये ऑब्जेक्ट के चार्ज हैं। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड बिकेम चार्ज्ड विथ चार्जेस। ठीक है, मतलब एक चैम्बर में है और किसके साथ कितने चार्जेस के साथ है, +3, +5e और -3 इन चार्जेस के साथ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल दी 3 स्फेयर्स कम इन कॉन्टेक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऑल 3 जो चार्ज है वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब हो सकता है ये ए है, ये बी हो गया और यहाँ पे ये सी हो गया। हो सकता है कि बी यहाँ हो जाए सी, मतलब कैसे भी अरेंज हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि फॉर ए मूवमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि पहले ये साइमल्टेनियसली एक चैम्बर के अंदर कांटेक्ट में आए, ठीक है, साइमल्टेनियसली, फिर उसके बाद क्या होता है कि दोनों ये सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर सेपरेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फेयर। मतलब चार्जेस पे फाइनल चार्ज क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑप्शन में ही दिखा दिया है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन से चार्जेस इसमें से, मतलब फाइनल चार्ज क्या होगा। आपको क्वेश्चन समझ आया, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, हमको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें हमें 3 ऐसे ऑब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, चार्ज दिए हैं +3, +5e और -3। एक चैम्बर है, उसके अंदर डले हुए और साइमल्टेनियसली कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये सेपरेट हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कि जब स्टार्टिंग में ये चार्ज था तो सेपरेट होने के बाद फाइनल चार्ज क्या रहेगा इन लोग के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही है। देखिए, पहले तो हम एडिंग चार्ज वाला जो रूल होता है उसको लगा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, तो क्यू नेट अगर निकालना है, नेट चार्ज, कि नेट चार्ज तीनों पे कितना होगा, तो देखिए +3 +5e +-3। ठीक है, -3, डायरेक्ट बोल दीजिए -3। ठीक है, -3 यहाँ पास चार्ज है। ठीक है, तो इसका +3 -3 कैंसिल हो गया, तो +5e। तो ये हो गया हमारा क्यू नेट। मतलब ये इन तीनों का अगर नेट चार्ज निकालेंगे तो वो हमारा +5e निकलेगा। ठीक है, इसका भी मतलब नेट चार्ज तो सेम रहेगा ना, चाहे इनिशियल में देख लो चाहे फाइनल में देख लो, तो 5 ही रहेगा। अब किसके ऊपर कितना रहेगा वो हमें चेक करना है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में से ये देख लें कि किसका नेट चार्ज 5 ही निकल रहा है, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 2e, 8e और 7e, इनको ऐड करो, 2 और 8 10, 10 में 7 में बचे 3, तो ये तो हमारा गलत है। 3 और 7 और 10, 10 और 3 13, 13 -7 6, ये भी गलत। ठीक है, 7 6 6 12, 12 -7 5e, तो ये 5e, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, 6e +6e -6e, ये कैंसिल हो गया, +2e बचा, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब एक के ऊपर +6 ई चार्ज होगा, एक के ऊपर +6e होगा और एक के ऊपर -7e होगा। ठीक है, तो ये रैंडम चार्ज हो सकते हैं, हो सकता है ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, कोई सा भी हो सकता है। तो इस तरह ये काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं के मिलते जुलते पैटर्न पे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो आप इनको अच्छे से समझिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसी को लैंग्वेज में अच्छे से लिख पाएंगे, और जिससे जो आपकी काफी हेल्प करेगा मार्क्स ज्यादा स्कोर करने में। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 10th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके मिलते जुलते पैटर्न पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है यार shit। तो फ्रेंड्स एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर एमपी बोर्ड हो, ठीक है, जिसके मिलते जुलते पैटर्न पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मींस इस क्वेश्चन के मिलते जुलते पैटर्न पे आने क्वेश्चन की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, इससे इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और काफी इजी भी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम एंड गेन्स 5 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। देखिए आप देख सकते हैं, आपको पढ़ने में समझ आ रहा होगा, काफी इजी है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, एंड गेन्स 5 into 10 to the power, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये, 5 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। अब पूछा है कि द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स, मतलब 1 कूलम तो था, अब इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कितना और कूलम इसके ऊपर चार्ज आ गया है, वो हमको बताना है। अब इन इलेक्ट्रॉन को हम कूलम में कन्वर्ट कर लें, कूलम के फॉर्म में, और फिर इसके साथ एडिशन हो रहा है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन, मतलब नेट हम निकाल के बता देंगे कि कितना चार्ज इसके ऊपर और ऐड हुआ है फिर सब्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्यू नेट निकालते हैं, क्यू नेट पहले तो हम इस चार्ज निकालते हैं इसका, ठीक है, क्या निकालते हैं, चार्ज 5 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 to the power minus of 19 कूलम, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया कूलम में, ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। आप इसको सिंपली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा सॉल्व करने का नेट निकलेगा 0.8, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे देखेंगे 6 अगर पॉइंट आप हटा दें, कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं, पॉइंट अगर भूल जाए तो 16 पंजे 80, ठीक है, 80 हो गया, 80, ठीक है। अब जो पॉइंट था उसे वो पॉइंट वापस यहाँ लगा दो, तो 8.0 हो गया। अब ये प्लस का 18 है, ये जो लिखा है, एक मिनट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन में आप ना अटके। देखिए इजी है काफी कैलकुलेशन, जैसे कि 16 पंजे 80 और पॉइंट था पॉइंट, तो 8.0 आ गया। अब 10 to the power 18 लिखा है, तो 10 to the power minus 19 को 10 to the power minus 18 into 10 to the power minus 1 लिख सकते हैं, तो प्लस का 18 जो माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आया 8.0 into 10 to the power minus 1, अब माइनस 1 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.8, ठीक है, तो काफी इजी था, ये कूलम में आ गया। मतलब कितना चार्ज, अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो कवर पूरा नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब कितना चार्ज नेगेटिव, कितना नेगेटिव चार्ज आया 0.8 कूलम। अब इसका क्यू नेट निकालते हैं, क्यू नेट कितना हो जाएगा, 1 कूलम पहले से था, 0.8 कूलम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका कितना बचेगा 0.2 कूलम, तो ये हो गया हमारा क्यू नेट, ठीक है। तो इस तरह से काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा समझना था, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी हार्ड नहीं आते ज्यादा, सभी इजी रहते हैं, बस थोड़ा सोचना था। तो इन्हीं के मिलते जुलते पैटर्न पे, इन्हीं पैटर्न पे आते, कुछ अलग से नहीं आएंगे, बस आप थोड़ा सोचिए, ठीक है। तो आप इनको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 3 चार्जेस Q minus Q and Q0 are placed as shown in figure. The magnitude of the net force on the charge Q naught at point O. हमको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, पूरा फिगर दिया है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास 3 चार्ज हैं, Q माइनस Q, Q0 और प्लस Q। Q नोट और प्लस Q के बीच में डिस्टेंस कितनी है A, माइनस Q और Q नोट के बीच में डिस्टेंस कितनी है A, ठीक है। तो ये हमको क्या दिया है, चार्जेस दिए, कहाँ कहाँ प्लेस है, जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक प्लेन में प्लेस है, एक्स एक्सिस पे प्लस Q है, वाई एक्सिस पे माइनस Q है, और ये ओरिजिन पे है Q0, और इनके बीच की डिस्टेंस दिए A, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नोट एट 0.0, मतलब Q नोट पे कितना मैग्नीट्यूड होगा, मतलब नेट चार्ज,
नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एट पॉइंट ओ क्यू नोट का, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे क्यू नोट का नेट मैग्नीट्यूड बताना है चार्ज का, ठीक है। तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं और इसके लिए हमें जो के की वैल्यू यूज करनी है वो कितनी करनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होती है, यूज क्या करना है, उसने अपन को इसने थोड़ी हेल्प करने के लिए क्वेश्चन वाले ने दे दी, लेकिन आप ये मत सोचना कि हर बार आपको मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि के क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फॉर्मूला क्या, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, जब दो चार्ज रहते हैं तो उनके बीच की फोर्स का फॉर्मूला कितना लगता है, फोर्स कितना होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है तो वो कितना फोर्स लगता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमको रखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है के की सॉरी फोर्स की वैल्यू, कितना फोर्स लग रहा होगा। अब देखिए फोर्स लग रहा होगा तो उसके लिए आपको समझ आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। हमने देखा था कि पॉजिटिव न्यूट्रल, जब पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है, पहले इसको समझ लीजिए, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये क्यू नॉट है, तो ये कहीं ना कहीं इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बन रहा है ये कितने 90 डिग्री एंगल पे बन रहा है। फोर्स यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा हो ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, एफ फोर्स ये मान लिया, ठीक है, एफ फोर्स लग रहा होगा। अब वो फोर्स की वैल्यू हम निकाल लें तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है ये परपेंडिकुलर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है और ये भी फोर्स, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर है ना दोनों, तो दो जब परपेंडिकुलर फोर्स हैं तो वह हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल होता है, ठीक है, ट्राइंगल होता है तो इसमें परपेंडिकुलर ये होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, ठीक है। तो इसमें हमें जब ये वाला फोर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, जैसे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स अंडर रूट में, तो ये हमारा निकल जाएगा नेट फोर्स, ठीक है। अब इसके लिए सॉरी इसका स्क्वायर होगा। अब F1 फोर्स कितना हमारा, वो जितना भी, लेकिन ये पता है कि दोनों इक्वल होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि दोनों की बीच की डिस्टेंस a है, ठीक है, चार्ज भी सेम है, बस पॉजिटिव नेगेटिव बाकी वैल्यू सेम है ना चार्ज, ठीक है, और k कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, अंडर रूट F1 प्लस F2 का स्क्वायर, तो क्या कितना हो जाएगा, 2F का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालें तो क्या बचेगा, F√2, ये हो जाएगा। अब F की वैल्यू क्या होती है, ये इसको उठा के यहां रख दो, कितनी होगी F की वैल्यू, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर √2, यही होगी हमारी वैल्यू, किसकी, फोर्स की वैल्यू यही आएगी नेट। तो ये आपका काफी ऐसा इजी क्वेश्चन है। आप चाहे तो यहाँ पे फिर के की वैल्यू जो हमको दी थी वो भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या रखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन सॉरी आर क्या हमारा ए है तो ए का स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपने देखा, ये आपको आई थिंक नीचे दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। फोर्स हमारा नेट फोर्स कितना आएगा निकल के, F√2 आया था, तो F की वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है हमारी रेडियस, मतलब डिस्टेंस कितनी है a, तो a का स्क्वायर इंटू F√2 आया था, ये तो F की वैल्यू हो गई, √2 ये लिख दिया, तो ये हो गया हमारा फाइनल F नेट, मतलब फोर्स नेट फोर्स एट Q0 पे, ठीक है, ये हमारा फोर्स होगा। तो इस तरह काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके मिलते जुलते पैटर्न पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन होते काफ़ी इजी हैं, बस थोड़ा देखने में टफ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें क्वेश्चन पूछा है जिसमें हमें ये डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए 4 ऑब्जेक्ट्स W X Y Z ईच विथ चार्ज प्लस Q, मतलब 4 ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक स्क्वायर है, मतलब चार ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर चार्ज कितना है प्लस Q, सब पे प्लस Q चार्ज है, ठीक है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, ऐसे 4 चार्ज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ ए ईच स्क्वायर, ठीक है, ये पॉइंट्स ये उन पे हैं ये चार्जेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पॉइंट्स ऑफ ए ईच साइड डी, मतलब इन लोग के इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब जो पॉइंट है यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें d दे के रखी है। अब यहां तक की डिस्टेंस d है तो इसका मतलब क्या है, और ये क्या बोल रहा है कि देखिए आई क्या बोल रहा है, d है एज शोन इन दी फिगर, ऑब्जेक्ट x एंड z आर दी मिड पॉइंट, ऑब्जेक्ट x एंड z, x एंड z इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये d है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2, ऐसे ये भी d/2, और यहां से यहां तक ये भी कितनी हो जाएगी d/2। और ये तो कंप्लीट आपको पता ही है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर सभी साइड्स की डिस्टेंस सेम ही होती है, तो ये भी कितनी हो जाएगी d, ठीक है। ये बोला है पूरा क्वेश्चन। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट w ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट x, मतलब एक ऑब्जेक्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है हमें, किस पे बताना है, बाय ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X, W के द्वारा X पे कितना फोर्स लग रहा है वो, ठीक है, सॉरी वो फोर्स हमको दे के रखा है, जो W के द्वारा जो Z ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो हमको दे के रखा है, कितना है F है, मतलब W ऑब्जेक्ट जो Z पे फोर्स अप्लाई करेगा वो कितना है F फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये हमको क्वेश्चन में दे के रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z, W के द्वारा Z पे, मतलब ये W Z पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, वो उसकी वैल्यू हमें निकाल के देनी है, और W से Z की हमें W से Z की हमें निकाल कर देना है, ओके, W से Z की निकाल के देना है, और W से X इसके हमें फोर्स दे के रखा है, ठीक है। मींस क्वेश्चन में आपको थोड़ा एक शॉर्ट में समझा देता हूं, हमको एक स्क्वायर दिया है, उसके ईच पॉइंट पे कुछ चार्जेस दिए हैं जो कि सब प्लस क्यू हैं, और उन दो पॉइंट्स के बीच मतलब जो स्क्वायर के एंड पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस डी है, और बोला है कि x और z मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो, ये टोटल डिस्टेंस डी है तो ये हो गई d/2, ये भी d/2, ऐसे ये भी d/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो ये d है तो ये भी d हुई, ये भी d और ये भी d, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि W x पे जितना फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है F, ये हमको दे के रखा है। फिर क्या बोल रहा है, W Z पे कितना फोर्स लगा है वो हमें निकाल के बता दो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की इस तरह क्वेश्चन की, लेकिन बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एडिंग जो एड सब्सट्रैक्शन मतलब जो क्यू नॉट चार्ज निकालते हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। पहले तो हम F की वैल्यू निकाल लेते हैं, F दिया है, F क्या उतना होता है, F क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, K कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 कितना है, अगर W और X की बात करें क्योंकि हमें यही देकर रखा है, F फोर्स देकर रखा है, W और X के बीच कितना फोर्स है, Q है दोनों, तो Q और ये भी Q, और डिवाइड में R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस कितनी है d/2, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, इसको खोलते नहीं, इसको के ही लिख देते हैं, ठीक है। और ये कितना हो गया KQ स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो गया, जो ऊपर जाएगा तो 4/d स्क्वायर, तो ये हमारा पूरा नेट निकल के आया है, कितना हो गया 4Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर F। तो इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हमें दे के रखी है, हमने
निकाली नहीं है, ये हमको F तो पहले से देके रखा था, बस F का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें मैंने वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये F फोर्स की इतनी वैल्यू है और ये हमें देके रखी कि W के द्वारा जो X पे फोर्स लगाया जा रहा है वो इतनी वैल्यू में लगाया जा रहा है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन है हमारा W Z पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। W Z पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसको निकालने के लिए पता होनी चाहिए कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स की वैल्यू, फोर्स कितना लगे पता कर लेंगे तो फोर्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है। तो हमको पता है फोर्स निकालने के लिए हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ती है, एक डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है और चार्ज की, के तो कांस्टेंट होता है। चार्ज हमको पता है कि अगर W X पे जितना फोर्स लगा रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ी आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए W X पे कितना फोर्स लगा रहा है, इतना लगा रहा है, ये हमको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब W X पे इतना लगा रहा है इतने डिस्टेंस में, तो उतना ही फोर्स यहाँ पर भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये भी इतना ही हो गया F फोर्स, ठीक है, यहाँ पे F फोर्स, ये मिल गई वैल्यू। हम ये वैल्यू और निकाल लें तो हमारी ये वाली ये हम निकाल सकते हैं इजीली, ट्रायंगल वाला रूल लगा के वही, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसकी डिस्टेंस पता है D है, चार्ज पता है, बस अब हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना, सिंपली कैलकुलेशन करते हैं ना। देखिए हम निकालते हैं F W और यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो इनके बीच कितना चार्ज है, 1 मिनट, ठीक है। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। तो फ्रेंड्स इसी में सिंपली कैलकुलेशन है। देखिए जैसे कि हमें क्या निकालना है, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस कितनी R है, तो हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट, ये डिस्टेंस कितनी है D स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका सिंपली आंसर निकल के, अगर आप सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस D²/4 अंडर रूट में, इसको और सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5D² अंडर रूट में। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, D√5, ये आपकी R की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपने यहाँ से रेडियस निकाल ली, इसकी डिस्टेंस पता चल गई, चार्ज आपको पता ही है Q है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, R की वैल्यू हमको क्या मिल गई है, D√5, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। K कितना है, K सिंपली हम K की वैल्यू नहीं रखते अभी, ठीक है। ये Q है, ये भी Q है, और डिस्टेंस हमने कितनी निकाली, D/√5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, KQ² अपॉन 5D², ठीक है। ये आपकी फोर्स निकल के आ गया। ये आपका कहाँ का फोर्स निकल के आया है, यहाँ का, इन दोनों के बीच का, ठीक है। ये आपका इन दोनों के बीच का फोर्स निकल के आ गया। अब आपको पता है KQ² अपॉन D², KQ², ये दिख रहा है, देखिए KQ² अपॉन D², इस यही है फोर्स, यही लिखा है, फोर्स इक्वल KQ² अपॉन D² है, बस इसमें क्या है 5 है, ठीक है। तो आप यहाँ से 5 हटाएंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, आप इसको डायरेक्ट फोर्स यहां से लिख सकते हैं, यहां से वैल्यू उठा के आप सिंपली यहां पुट कर सकते हैं। कैसे, अगर आप यहां से KQ² अपॉन D² की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, F/4, ठीक है। F/4 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/5 इंटू F/4, ठीक है। आपने इसको पुट कर दिया तो आपका कितना हो जाएगा F/20। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आते, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, बस आपको थोड़ा सोचना था कि हमको फाइनल पहुंचना कहाँ तक था, कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल जाए। चार्ज तो हमको पता ही था, डिस्टेंस नहीं मिल जाए, और डिस्टेंस मिल गई फिर उसके बाद हमने सिंपली फोर्स का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। और फोर्स के फॉर्मूले हमने देखा कि KQ² अपॉन जो D² है
उसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ वाई 4 होगी, हमने निकाल ली थी, फिर उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के और नेक्स्ट चैप्टर के मैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जिनके बेसिस पे आपके 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चाहे फिर एमपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा।